रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य का परिचय। रघुवंश प्रथम सर्ग श्लोक 1 से 10। जो इसकी रूपरेखा है उसमें जो प्रथम आएगा वो इसका उद्देश्य आएगा। मतलब जो रघुवंश महाकाव्य के परिचय का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना, महाकवि कालिदास का परिचय देखेंगे, उनके जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे, प्रशस्तियों के बारे में बात करेंगे, वैशिष्ट के बारे में बात करेंगे। रघुवंश महाकाव्य का अगर परिचय देखेंगे तो उसमें हम रघुवंश महाकाव्य नाम की सार्थकता तथा रघुवंश परंपरा की बात करेंगे, प्रमुख सूक्तियाँ देखेंगे और कथासार देखेंगे कि रघुवंश महाकाव्य में क्या बताया गया है। और जो उसके चरित्र चित्रण, जो उसके पात्रों का चरित्र चित्रण करेंगे उसमें सर्वप्रथम राजा रघु का चरित्र चित्रण, राजा दिलीप का चरित्र चित्रण, राजा राम का चरित्र चित्रण, राजा अज का चरित्र चित्रण, सीता चरित्र चित्रण, इंदुमती का चरित्र चित्रण, सुदक्षिणा का चरित्र चित्रण आदि की हम बात करेंगे। प्रस्तावना देखते हैं। संस्कृत साहित्य मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य। अर्थात जो संस्कृत साहित्य है वह वैदिक और लौकिक दो साहित्यों में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्य आदि शामिल किए जाते हैं तथा लौकिक साहित्य का प्रारंभ आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण तथा महर्षि वेद व्यास लिखित महाभारत के नाम से किया जाता है। अद्यपि अद्यावधि ये दोनों रचनाएं भारतीय संस्कृति की आधारभूत रही हैं, आदर्शभूत रही हैं। अर्थात जो दो संस्कृतियां हैं अर्थात महाभारत और रामायण, ये भारत को आदर्श को प्रदर्शित करती रही हैं। इनका कथानक शैली तथा काव्य की दृष्टि से इनका रचना संसार इतना व्यापक है कि इसमें प्रेरणा लेकर सैकड़ों परवर्ती रचनाओं ने अपने काव्य तथा साहित्य की रचना की तथा आज भी कर रहे हैं। वाल्मीकि और व्यास के बाद अपने साहित्य से भारतीय ज्ञान राशि को समृद्ध करने वाले कृतिकार में कालिदास अनन्य हैं। इस इकाई में हम कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के विषय में बात करेंगे। महाकवि कालिदास का अगर हम परिचय देखें तो कवि कुल गुरु कालिदास के जीवन के संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात जो कालिदास का समय इतना पुराना है कि उनके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता और ना ही उन्होंने अपने बारे में कुछ ज़्यादा लिखा है। कालिदास की वंश माता पिता, शिक्षा, गृहस्थ जीवन, उनकी जन्मभूमि आदि के विषय में कोई साक्ष्य लिखित रूप से नहीं मिलता है। जनश्रुतियों के आधार पर परवर्ती लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। कुछ लोग व्युत्पत्तिपरक अर्थ लगाकर कहते हैं कि कालिदास अर्थात काली का दास, काली का सेवक, उनके जो नाम का मतलब निकाला जाता है वो अधिकतर निकाला जाता है काली का दास। अगर महाकवि कालिदास के जन्म स्थान की हम बात करें तो इससे भी कई मतों में वर्णित किया गया है। तो जो प्रथम मत आता है वो कालिदास ने रघुवंश में सुदक्षिणा को मगधी एवं दिलीप को मगधीपति कहकर संबोधित किया है। सुमित्रा को मगध की राजकन्या कहा गया है। इस मत के अनुसार कालिदास को मगध निवासी कहा गया है। जहाँ कहीं मगध देश की चर्चा आई है कालिदास का पक्षपात वहाँ दिखाई दे रहा है। इंदुमती स्वयंवर में प्रत्याशी राजकुमारों में सबसे पहले मगधेश्वर को स्थान दिया गया। रघु दिग्विजय के प्रसंग में मगधेश्वर की हार का वर्णन कालिदास ने टाल दिया है। मगध के प्रति विशेष स्नेह दिखाने के कारण यह मत बहुतायत में प्रचलित है कि कालिदास का जो जन्म स्थान है वह मगध है।
द्वितीय मत आता है कि कालिदास को बंगाल का निवासी मानता है। जो बंगाली लोगों का यह कथन है कि कालिदास बंगाल के निवासी थे, उनका तर्क है कि धान की खेती का जितना सुंदर वर्णन कालिदास ने अपने काव्य में किया है वो निश्चित रूप से वहीं का निवासी कर सकता है। दूसरा नाम से भी स्पष्ट है कि कालिदास बंगाल निवासी हैं। काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल में की जाती है, अतः काली का दास कालिदास नाम से भी सिद्ध है कि कालिदास बंगाल के निवासी है। जो इसमें तीसरा मत आता है वह यह है कि प्रोफेसर लक्ष्मीधर कल्ला का है, जो कालिदास को कश्मीर निवासी मानते हैं। मेघदूत में यह पक्ष यक्ष का संदेश लेकर मेघ उत्तर दिशा की ओर जाता है। भारत के नक्शे में कश्मीर की स्थिति भी उत्तर दिशा में ही है। कवि के द्वारा अत्यंत सुंदर रूप से वर्णित भौगोलिक स्थल कण्वाश्रम, कश्यप ऋषि का आश्रम, शची तीर्थ, ब्रह्मसर आदि भी कश्मीर में स्थित हैं। कुछ सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन कवि ने किया है जो कि कश्मीर में आज भी प्रचलित हैं। लोकाचार का ज्ञान उस स्थल के मूल निवासी को ही हो सकता है, अतः कश्मीर जनपद के लोग कालिदास को कश्मीर का निवासी मानते हैं। जो चौथा मत आता है वह कालिदास के उज्जैनीय निवासी होने के पक्ष में है। ऋतु संहार में मालव देश की जलवायु का वर्णन किया है। मेघदूत में जिन नदी, पर्वत, नगर आदि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है उसमें से अधिकांश मध्य भारत से संबंधित हैं। मेघदूत के यक्ष रघुवंश महाकाव्य का परिचय के द्वारा मेघ को कहा गया कथन इसमें प्रमाण है। वक्रः पंथा यदापि भवतः प्रस्थत्योराशा साधोषंग प्रवण्यविमुखो यश्म भूरिजन्यः। इस कथन से यह स्पष्ट है कि महाकवि का भौगोलिक ज्ञान व्यापक था, किंतु केवल भौगोलिक वर्णन के दक्ष प्रयोग से स्थल निर्माण करना 100% सत्य नहीं कहा जा सकता। तथापि कालगणनाकारों ने चमोली गढ़वाल जनपद के अंतर्गत मंदाकिनी के पार्श्ववर्ती सिद्धपीठ काली मठ के निकट ग्राम कविल्टा को कालिदास का जन्म स्थान कहा है। कालिदास को गढ़वाली लोग प्रेम से बंदरू कालू, कालीचरण, काली का प्रसाद तथा काली का दत्त आदि नामों से पुकारते थे। महाकवि कालिदास की प्रशस्तियाँ अगर हम देखें तो कालिदास संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं। कालिदास की सर्वतोमुखी प्रतिभा, उनका विशाल अनुभव, संसार, उनकी भौतिकता, रचना चातुर्य, कल्पनाशीलता, प्रकृति से प्रेम और प्रसादमयी वाणी पर मुग्ध होकर किसी विद्वान ने लिखा है, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठा काधिष्ठात कालिदासः अधापि ततुल्यकरेर्भावनाद नामिका सार्थवती भभूव। बाणभट्ट ने कालिदास की प्रशस्ति में लिखा है, निर्गताशुना वा कस्य कालिदासस्य विसुक्तिषु प्रीति मधुर सांद्राशु मंजरीष्वजायते। जो हर्षचरित में कहा गया है भाग 6 में। कालिदास का वैशिष्ट्य अगर हम देखें तो महाकवि कालिदास के काव्य आत्मानुभूति तथा सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित होते हैं। उनमें काव्यों में कहीं प्रकृति का मानवीकरण तो कहीं मानव में प्रकृति की छटा का सहज तथा जीवंत वर्णन देखने को मिलता है। निर्जीव में सहज सजीवता को, घटना तथा सजीव में सहज निर्जीव के लक्षण घटाना कालिदास का अपना वैशिष्ट्य है। अगर हम प्रकृति वर्णन की बात करें तो कालिदास प्रकृति के उपासक हैं। उन्होंने प्रकृति के सुकुमार रूप को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। प्रकृति के वर्णन के लिए कालिदास ने ऋतु संहार में सभी ऋतुओं का
अलग अलग वर्णन किया है। उनकी अन्य रचनाओं में भी प्रकृति के आंतरिक व बाह्य स्वरूप का सूक्ष्म चित्रण प्राप्त है। रघुवंश की चतुर्थ सर्ग में कालिदास राजा रघु के मुख सौंदर्य के वर्णन के लिए प्रकृति के प्रसिद्ध उपमान चंद्र का आश्रय लेते हैं। प्रसादशु मुखे तस्मिन् चंदे च विशदप्रभे तदा चक्षुष्मतां प्रतिरासीत्मरसादयो। चरित्र चित्रण अगर हम कालिदास का देखें तो कालिदास अपने काव्य में पात्रों को इतने आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जनसामान्य के लिए भी प्रेरणास्पद तथा अनुकरणीय बन जाते हैं। राजा का वर्णन जब कालिदास करते हैं तब राजोचित उत्तमोत्तम गुणों का आधान कालिदास के राजा पात्र में होता है। रघुवंश में दिलीप और रघु का आज्ञा पालक एवं धर्मपरायण स्वरूप स्तुल्य है। रघुवंशी राजाओं के सफल चरित्र को देखकर ही आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के लक्षण में एक वंशोद्भवो भूपा कुलजा वहोअपि वा का समावेश किया। रघुवंश में रस परिपाक अगर हम देखें तो रघुवंश में यदि रघु के वर्णन को प्रमुख कथा मानकर रस का निर्णय करना हो तो वीर रस ही अंगिरस के रूप में प्राप्त होता है। अंगिरस वह कहलाता है जो सर्व प्रमुख तथा मुख्य रस होता है, जो प्रधान रस होता है, उसे अंगिरस कहते हैं। वीर रस भी महाकाव्य में कहीं धर्मवीर, कहीं दयावीर, कहीं दानवीर, कहीं युद्धवीर के रूप में अभिव्यंजित है। नंदिनी गौ की सेवा के प्रसंग में राजा दिलीप का वन्य सिंह के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देना धर्मवीर तथा दयावीर का उदाहरण है। सात्वं मदीयेन शरीर वृत्तियं देहेन निर्वर्तियुतुं प्रसीद दिनाव शानोत्सुक वालवशां विसृज्यतां धनुर्यं महर्षिः। इंदु तथा रघु के युद्ध में युद्धवीर नायक अभिव्यंजित है। अगर उपमा की बात करें तो वैसे तो कालिदास का अलंकार सौष्ठव अनन्य है। रस के रूप में अनुरूप उनकी रचनाओं में अलंकार स्पष्टतः स्फुट होते हैं। कालिदास के काव्य को पढ़ते समय अलंकार कदापि ऐसे प्रतीत नहीं होते कि शोभा वर्धन के लिए उन्हें बलात् प्रयोग में लाया गया है। इसमें भी उपमा की वैचित्र्य तो कालिदास के काव्य में अद्भुत है तथा शिव तथा पार्वती परस्पर वाणी और अर्थ के समान संयुक्त है, नाम मात्र के लिए पृथक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो वागर्थ्यविव संपत्त्यो वागर्थ्य प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये मुख्य उदाहरण आते हैं। अगर हम कालिदास के बोध प्रश्नोत्तरों की बात करें तो जो इसमें मुख्य प्रश्न आते हैं, कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में सुदक्षिणा को संबोधित किया है तो उन्होंने मागधी के रूप में किया है। कालिदास को कश्मीर का निवासी कौन मानते हैं तो प्रोफेसर लक्ष्मीधर कल्ला मानते हैं। सुतेरीवार्थ स्मृतिवंशत सूक्ति है जो रघुवंश महाकाव्य में है तो कुलगुरु विलास किसे कहा गया है तो वो महाकवि कालिदास को कहा गया है। इसके जो अन्य प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार आएंगे। कालिदास के लिए कही जाने वाली प्रमुख उक्ति क्या है? जो महाकवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उपमा कालिदासस्य विषय पर टिप्पणी लिखिए।